वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे, उपग्रहों की कक्षीय चाल यानी ऑर्बिटल स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स। अच्छा, उपग्रह है तो प्लैनेट ना कहें, उपग्रह को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? सैटेलाइट। प्लैनेट तो ग्रह को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सैटेलाइट। अब जैसे क्वेश्चन आपके सामने पहला तो यही बना, हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे उपग्रह होते क्या है। क्लियर? उपग्रह वो भारी ऑब्जेक्ट या पिंड हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उपग्रह। चलो पहले एक लाइन में परिचय इसी का कर लेते हैं। तो इसके अंदर लिख लो, वे भारी खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह कहलाते हैं। ये तो उपग्रह का परिभाषा हुई। उपग्रह मेनली दो तरह के होते हैं। कितने प्रकार के? हाँ, उपग्रह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, दो प्रकार ये भी जान लो। पहला जो होता है, ध्यान रखिएगा भाई, एक नेचुरल है, प्रकृति ने जो दिए हैं, जैसे चंद्रमा, क्या हमने बनाया है? नेचर से है, तो इनको प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक उपग्रह। जैसे कि चंद्रमा। और दूसरा एक होता है कृत्रिम। कृत्रिम माने जो मनुष्य बना करके छोड़ता है, जैसे अपोलो, तमाम तरह के मतलब उपग्रह होते हैं। आर्यभट्ट लिखो, तुम अपने भारत का नाम लिखो, भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट नाम से बनाया भारत वालों ने। देखो, एक बात समझना, हर ग्रह के उपग्रहों की संख्या अलग अलग है, प्राकृतिक। जैसे बुध और शुक्र के उपग्रह ही नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह नहीं, एक चंद्रमा है। मंगल के दो चंद्रमा है। सबसे ज्यादा चंद्रमा पता किसके पास है? बृहस्पति के, उसके शनि के पास सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके हैं? 80 से भी ज्यादा चंद्रमा है। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां पर ऐसे समझ लो कि मानव ने सबसे पहला कौन सा उपग्रह बनाया? बता सकते हो? मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे पहला उपग्रह का नाम। प्रथम उपग्रह मनुष्य द्वारा बनाया गया। देखो, सबसे पहला जो उपग्रह बनाया मनुष्य ने, वो रूस ने बनाया था। किसने? उसका नाम था स्पुतनिक। क्या नाम था? और किसने बनाया? रूस ने बनाया। किसने बनाया भैया? रूस ने बनाया। ठीक है, स्पुतनिक नाम है। भारत का पहला उपग्रह, भारत का प्रथम उपग्रह, ये आर्यभट्ट है। 1975 में बनाया था भारत ने। ये नोट करो जरा। चलो, अब हम बात करते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल। कक्षीय मतलब होता है जिस कक्षा में घूम रहा है। जैसे ये पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान हम लोग क्या मानते हैं? me, और त्रिज्या re। अब अगर कोई उपग्रह यानी कोई चंद्रमा वगैरह यहां पर है, तो ये मान लो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर है, तो टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? re प्लस h। और ये उपग्रह ऐसे घूमेगा चारों तरफ? नहीं घूमेगा। बताओ, इसका जो वेग होगा कक्षीय वेग, कक्षा को हम लोग इंग्लिश में ऑर्बिटल कहते हैं।
इसलिए सफिक्स में ओ डाल दिया, हमें इसी का मान चाहिए। तो एक बात समझना, इस वेलोसिटी का मान हमें चाहिए, ये लगभग वृत्ताकार मार्ग है कि नहीं बताओ। और वृत्त पर गति करने के लिए वस्तु पर एक बल हमेशा कार्य करता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? तो देखो यहां जो इसको अभिकेंद्र बल मिलेगा वो किस चीज से आएगा ये देखना है तुम्हें। तो जो अभिकेंद्र बल है वो आता है, ध्यान रखना, गुरुत्वीय बल से। किससे? या गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण। तो अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र तो तुम सीख ही चुके हो। और अभिकेंद्र बल का होता है mv²/r। होता है कि नहीं होता बताओ? v लेकिन हम यहां पर कौन सी ले रहे हैं? ऑर्बिटल, तो सफिक्स में डाल दो। अच्छा, ये फार्मूला होता है gm1m2। तो पृथ्वी के लिए अगर हम सॉल्व करें मान लो तो gme हम लिख देंगे। और अच्छा डिस्टेंस देखना जरा, ये टोटल डिस्टेंस है re प्लस h। इसको स्मॉल r भी लिख सकते हो, तो ऐसे कह सकते हो। तो अभी हम स्मॉल r रख रहे हैं, बाद में re प्लस h उसको रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहां कुछ कैंसिल होगा, m कैंसिल होगा, एक r कैंसिल होगा, v² आया gme/r। स्मॉल r की वैल्यू रख लो, तो vu इज इक्वल टू रूट gme/re प्लस h। बताओ। अच्छा, अब रख दिया मैंने स्मॉल r की वैल्यू। एक तो हमारा ऑर्बिटल स्पीड का ये फॉर्मूला बनेगा, इसको याद करना है तुम्हें, न्यूमेरिकल में यूज होगा। बट यहां ध्यान देना, जो gme होता है ये कुछ होता है ऑलरेडी, gre² होता कि नहीं होता है बताओ? ये पढ़ा चुके हैं स्मॉल g कैपिटल जी में संबंध। इसको यहां रख दो, तो vu का एक फॉर्मूला तैयार हुआ, देखो, gre² प्लस h। ये भी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है। इसको एक और तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता। हम मान लें कि जो उपग्रह घूम रहा है वो पृथ्वी तल के बहुत निकट हो। देखो यहां ध्यान देना, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के निकट है, यदि उपग्रह पृथ्वी तल के समीप है, ठीक है। अगर बहुत पास होगा ना तो ऊंचाई हम लोग नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? लगभग नगण्य, 0 के आसपास। मतलब 6400 किलोमीटर त्रिज्या होती है पृथ्वी की। 6400 के सामने 1-8 किलोमीटर कोई मायने रखता? बताओ। अच्छा है ना। तो इस हिसाब से हम h को 0 की तरह मान लेंगे। तो देखो vu का फॉर्मूला तैयार हुआ, gre²/re। एक re कैंसिल हो जाएगा, देखो तो क्या आएगा, देखो रूट gre आएगा कि नहीं आएगा बताओ। अच्छा, तो इसमें अगर हम थोड़ा, ये तो फॉर्मूला तुम्हें तैयार करना है, बट इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो जरा, g क्या होता बताओ। अच्छा 9.8, re होता है 6.4 10⁻⁶। जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगी वैल्यू 7.9 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये ऑर्बिटल स्पीड होती है जो पृथ्वी के निकट होते हैं उपग्रह। इसको अगर आप चाहो पावर 3 हटा दो तो पता क्या लिख दोगे? किलोमीटर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा बताओ। अच्छा 1000 मीटर को किलोमीटर कहते हो? तो ये नोट कर लो भाई तुम लोग। देखिए उपग्रह की कक्षीय चाल आप सीख गए हैं। एक पलायन वेग और समझिए। पलायन मतलब होता है भाग जाना, निकल जाना, स्केप कर जाना। तो यानी अगर हम किसी वस्तु को कितनी तेज फेंकें कि पृथ्वी के आकर्षण को पार करके वो अनंत पे चली जाए। वैसे आमतौर पे देखो, आप कोई चीज फेंको ऊपर, पत्थर वगैरह, तो क्या भाग जाता है? वापस नहीं आता है? आ जाता है। स्पीड बढ़ाते जाओ फिर वापस आएगा। लेकिन कोई तो ऐसी स्पीड होगी जिसके बाद वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके चला जाएगा। तो हम कहेंगे किसी भी वस्तु को दिया गया वह वेग जिससे वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चली जाए, पलायन वेग कहलाएगा। परिभाषा लिखो सबसे पहले। हेडिंग तो पलायन वेग या स्केप वेलोसिटी डालें, इसके अंदर लिखें किसी पिंड को दिया गया
वह न्यूनतम वेग जिससे वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर के अंतरिक्ष में चली जाए। अंतरिक्ष में चला जाए, पलायन वेग कहलाता है। पलायन वेग कहलाता है। अब देखिए इसका सूत्र बनाना है मुझे। तो जो पृथ्वी के साथ कोई चीज बंधी होती ना, उसकी अपनी एक स्थितिज ऊर्जा होती है पृथ्वी से बंधे रहने की वजह से। अगर उतनी ही हम उसे गतिज ऊर्जा दे दें तो वो यहां से निकल जाएगी। और अंतरिक्ष में अनंत पे कुल ऊर्जा शून्य होती है वस्तु की। तो देखिए जब पृथ्वी से कोई चीज बंधी होती तो उसके पास जो ऊर्जा होती है वो होती G_m/r_e। कितनी होती है? इतनी ऊर्जा होती है। इसे ही हम गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 12 mv² होता है गतिज ऊर्जा, लेकिन v की जगह हमने पलायन वेग लिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख देंगे? ve। इसको सरल करोगे ve का मान निकालोगे। अब देखो ve² = 2gme/re बचा कि नहीं बचा बताओ देखो। तो यहां से ve का मान क्या आया देखो, √2gme/re। ये तो आ गया पलायन वेग का सूत्र। यहां जो gme होता है वो होता है GRE² के इक्वल। इसको रख दो। तो v = √2gRE² देखो एक RE कैंसिल हो रहा है। v = √2gRE। ये पलायन वेग का सूत्र है। अगर हमें मान पता करना हो कि कितनी चाल आवश्यक है, जरा देखो तो मान रख दो √2g और RE का मान 6.4 10⁶। जब आप हल करोगे तो लगभग 11.2 × 10⁻³ मीटर/सेकंड। यानी इतनी चाल अगर किसी चीज को मिल जाए तो पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगी वो चीज। यानी इसका मतलब हुआ 11.2 किलोमीटर/सेकंड। यानी एक सेकंड में लगभग 11 किलोमीटर से ज्यादा अगर कोई चीज चल जाती है, गति कर जाती है, इतनी तेज अगर फेंक दो तुम कि वो एक सेकंड में 11 किलोमीटर के आसपास निकल जाए, तो पृथ्वी पर लौटेगी नहीं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी। ये तो पलायन वेग का सूत्र आ गया। एक रिलेशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न आता है पलायन वेग तथा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पलायन वेग तथा कक्षीय चाल में संबंध। कक्षीय चाल में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको डाल देना। बहुत पूछते हैं लोग क्या संबंध है, जरा इस पे बात करते हैं। तो देखो हम जानते हैं, अभी पीछे देखो हमने पढ़ा है पलायन वेग। क्या सूत्र बना था अभी हमारा? देखो हम जानते हैं पलायन वेग कितना आया था। पलायन वेग हमारा देखो ve = √2gRE आया था अभी देखो। अच्छा कक्षीय चाल का सूत्र क्या आया था अभी? कक्षीय चाल VO = √GRE। इन दोनों का अनुपात कर दो, रिलेशन डिवाइड कर दो इनको। तो VE/VO √2gRE/GRE। RE कैंसिल, GG कैंसिल। तो VE/VO = क्या आ जाएगा? √2। तो फिर VE बराबर देखो √2 × VO। ये संबंध है, नोट कर लीजिए इसको।